दोस्तों मोनीश बाबराय जो कि एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, वो एक बार अपने एक मारवाड़ी फ्रेंड से पूछते हैं कि आप लोग बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होते कैसे हो, क्योंकि पूरे इंडिया में जहां भी मैं देखता हूं तो अमीर लोगों की लिस्ट में आपका नाम ही सबसे ऊपर होता है। तो उस मारवाड़ी ने उनको एकदम खुल के और शॉर्ट आंसर दिया कि चाहे कोई मारवाड़ी 5 भी फेल ही क्यों ना हो, अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो उससे यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसका इन्वेस्ट किया गया पैसा वापस उसे 3 साल में रिटर्न मिल जाए और उसमें रिस्क भी कम से कम होना चाहिए और फिर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट और भी ग्रो होनी चाहिए। और ये सुनकर मोनीश बाबराय काफी इम्प्रेस हुए। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको इतना अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो। तो इसे समझने के लिए मोनीश बाबराय ने ये बुक लिखी जिसका नाम है द धंधो इन्वेस्टर, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मारवाड़ी और गुजराती लोगों के बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो सिर्फ उन कम्युनिटी के लोगों को ही पता है, बाकी किसी को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA इन फाइनेंस या दूसरी कोई भी फाइनेंस की डिग्री लेते हो तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आप कम रिस्क ले रहे हो, जिससे रिटर्न भी 5-6% ही होगे। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होगा। लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको 20 से 25% तक का रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क और भी ज्यादा होगा। तो यानी जैसे जैसे आप ज्यादा रिटर्न कमाने की तरफ बढ़ते हो तो रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो ये मानती है कि आपको ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप कम रिस्क से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो, बस आपको कुछ इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। दोस्तों ये है गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी, क्योंकि ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे इंडिया में जो ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं वो इन्हीं 2 कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी ये इंडिया की 10% से भी ज्यादा वेल्थ के मालिक हैं। तो इनकी सबसे पहली और खास क्वालिटी ये है कि भले ही इनको कितना भी अच्छा जॉब मिल जाए, इनमें से मेजॉरिटी हमेशा कोई बिजनेस करने की ही सोचते हैं, और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो उसे और भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनके पास कोई कैश होता है तो ये लोग उसे तुरंत काम पर लगाने की सोचते हैं, या तो ये लोग उसे खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरों के, क्योंकि इन्हें पता है कि बिजनेस से ही वेल्थ क्रिएट होगी, ना ही जॉब से और ना ही सेविंग अकाउंट से। तो अब बात करते हैं इनके सीक्रेट्स के बारे में, जिससे ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को ही रिपीट करते हैं जो पहले सक्सेसफुल हो चुका हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करते हैं जिनमें उनको पहले से ही एक्सपर्टीज हो। क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आपको प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप कोई इनोवेशन करने जाते हो तो शायद आपको 4-5 साल भी कुछ ना देखने को मिले। तो इसीलिए कम रिस्क और कम मेहनत से इनका ज्यादा प्रॉफिट कमाने का बेस्ट फॉर्मूला यही है कि रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी वर्कड। अब इसके लिए मैं आपको एक मारवाड़ी की रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2007 में मोनीश बाबराय ने ये बुक लिखी, तो उस टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे बिल गेट्स थे, सेकंड में वॉरेन बफे और थर्ड में एक इंडियन का नाम था जिसके बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। इनका नाम है लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की जर्नी तभी शुरू की जिस टाइम पर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पर काम शुरू किया। बस फर्क ये था कि बिल गेट्स ने टेक इंडस्ट्री चुनी जिसमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता है, और वो इंडस्ट्री काफी स्पीड में ग्रो हो रही थी। लेकिन मित्तल जी ने स्टील इंडस्ट्री चुनी क्योंकि उनके डैड भी यही करते आ रहे थे, तो उनको इसकी नॉलेज ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री न्यू एज इंडस्ट्री से काफी अलग थी। टेक और स्टील इंडस्ट्री के ऑपरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉफिट रिकरिंग होते हैं, यानी उन्हें हर साल उन्हीं कस्टमर्स से रिपीटेड प्रॉफिट मिलता रहता है, और इनके एक्सपेंस भी काफी कम होते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर मजदूर की सैलरी तक उनको काफी कम एक्सपेंस करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जैसे डेल, HP और लेनोवो जैसी कंपनीज कंप्यूटर बनाती है तो सारा रॉ मटेरियल उन्हें ही खरीदना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास या एल्यूमिनियम। फिर उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट को इसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता क्योंकि ये तो कंप्यूटर में कोडिंग से बनता है। उनको इन सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ एक कॉपी देनी पड़ती है जो CD या पेन ड्राइव के थ्रू होता है,
और इस एक कॉपी से डेल और एचपी अपने लाखों कंप्यूटर्स में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है। और अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट को वो एक कॉपी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो सारे अपडेट्स वायरलेस होते हैं, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट मार्जिन 60 से 70% होता है, जबकि दूसरी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6 से 7% होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होता है और जो लोग स्टिल सेल करते हैं उन पर भी इन कंपनीज का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कमोडिटी है जिसे कोई भी सेल कर सकता है, तो इन्हें काफी कम मार्जिन पे सेल करना पड़ता है और इसमें काफी कैपिटल भी इन्वेस्ट होता है रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए और बड़े बड़े प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, जिससे इनका रिटर्न ऑन कैपिटल काफी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी मित्तल ने अपनी सारी वेल्थ इसी इंडस्ट्री से बिल्ड की। तो इनका पहला और मेन रीजन ये था कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी का पहला रूल काफी डिसिप्लिन से फॉलो किया। उन्होंने उसी बिजनेस पे फोकस किया जिसमें उनकी एक्सपर्टीज थी और फिर ये वही बिजनेस मॉडल रिपीट करते आ रहे थे जो पहले से ही चलता आ रहा था। तो शुरुआत उन्होंने छोटी स्टील फैक्ट्री से की और जब भी उन्हें कोई स्टील फैक्ट्री सस्ते में मिलती तो वो उसे अपने सेव किए गए पैसों से खरीद लेते और फिर उसे एफिशिएंटली रन करते और इसी तरह वो अपने बिजनेस को और अपनी वेल्थ को ग्रो करते। फिर इसके बाद अगला गोल्डन रूल है सिंपल बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। अब इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ऐसे बिजनेस में एंटर करते हैं जहां वो ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में इससे कितना प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी बूम करेगी और हम कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये पूरा एक स्पेकुलेशन का गेम होता है और इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। स्मार्ट तरीका ये है कि भले ही हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी सबकी लाइफ धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिन पर लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ होगा और आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। अब इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस, जो अमेज़न कंपनी के फाउंडर और पुराने सीईओ हैं, उनको उनकी कंपनी के इन्वेस्टर एक सवाल बार बार पूछते थे कि अगले 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी और दुनिया में क्या क्या चेंज आने वाले हैं और उसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कंपनी के सीईओ होने के नाते उनको अपने शेयर होल्डर्स को ये जवाब देना पड़ता है। तो जेफ बेजोस इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं कि आई फोकस ऑन व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो अगले 10 सालों में चेंज नहीं होगी। जैसे उनकी कंपनी में उनके कस्टमर्स को सारी चीजें हमेशा सस्ते प्राइस पर ही चाहिए होगी, या कस्टमर्स को हमेशा डिलीवरी जल्दी चाहिए होगी। अगर 2 दिन में डिलीवरी हो सकती है तो कस्टमर चाहेगा कि 1 दिन में हो, और अगर 1 दिन में हो सकती है तो कस्टमर्स को उसी दिन चाहिए होगी। तो ये चीजें 10 साल बाद भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 10 साल बाद कोई भी कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मुझे अमेज़न बहुत पसंद है इसलिए काश मुझे चीजें थोड़ी महंगी मिलती या डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाती तो कितना अच्छा होता, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। तो जेफ बेजोस हमेशा उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो सिंपल है और अगले 10 सालों में चेंज नहीं होगी, क्योंकि आज जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हो उससे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा ही, इसकी आपको एश्योरिटी होती है। तो इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर गुजरातीज और मारवाड़ीज गिने चुने सेक्टर्स में ही ऑपरेट करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी की वजह से काफी स्लो चेंजेस आते हैं। जैसे जो लोग छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं वो हमेशा कोई जनरल स्टोर चलाते हैं या गोल्ड और ज्वेलरीज का बिजनेस करते हैं, तो ये सारे ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस थे जिसमें वही स्टील इंडस्ट्री की तरह प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसीलिए अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में ज्यादातर ई कॉमर्स स्टार्टअप्स गुजराती और मारवाड़ीज ही रन कर रहे हैं। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को तो मारवाड़ी बिजनेसमैन सचिन और बिनी बंसल रन कर रहे हैं, या फिर मिंत्रा को भी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन मुकेश बंसल ने शुरू किया। फिर स्नैपडील को रोहित बंसल ने, लेंसकार्ट को पीयूष बंसल ने, ओला को भावेश अग्रवाल, इंडिया मार्ट को दिनेश अग्रवाल, शॉपक्लूज संदीप अग्रवाल, ओयो रितेश अग्रवाल, ये भी मनमोहन अग्रवाल, या फिर राधा कृष्ण दमानी ने डीमार्ट शुरू किया। तो ये सब के सब मारवाड़ी है। वैसे तो इनकी पॉपुलेशन 0.5% है, लेकिन इंडिया की लगभग सारी ई कॉमर्स कंपनी यही चला रहे हैं। और अगर आप इन सारी कंपनीज का बिजनेस मॉडल चेक करोगे तो ये सारी कंपनीज अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज से इंस्पायर्ड है। इसके बाद तीसरा गोल्डन रूल है बेट हेवीली व्हेन द ओड्स आर इन योर फेवर, यानी जब आपको मौका मिलता है तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, जैसे बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस को बाय करने का हो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज्यादातर मारवाड़ीज अपने बच्चों को काफी यंग एज में जब वो स्कूल में होते हैं तो उन्हें अपनी शॉप और ऑफिस में लेके जाते रहते हैं ताकि वो बिजनेस के फंडामेंटल्स सीखते रहे, और ये भी इनका बहुत ही बड़ा सीक्रेट है।
जिससे होता ही है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको पहले से बिजनेस ऑपरेशन के बारे में पता होता है और इसीलिए वो इसे फ्यूचर में सक्सेसफुली रन करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप किसी अच्छे सेक्टर को पकड़ के उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तीसरे रूल को फॉलो करने के लिए आपको पैसों के साथ नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस को देखकर और बुक्स को रीड करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि जब आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप रेडी रहोगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।